झंडा लगाया गया है तो कब लगा है और किसने लगाया है? पत्रकार महोदय, मैं सारी बात बताऊंगा, आप जो ना क्वेश्चन कम किया करो, सुन लिया। ऐसे लगाए हैं। जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई तो यहाँ RSS वालों ने इस पूरी यूनिवर्सिटी को खतवा कर दिया। एक मिनट। और वो जाना यहाँ अंदर जो है दीवार की उस तरफ RSS शाखा लगती है और हमारे लिए यहाँ 144 धारा का जो है ना प्रयोग किया जा रहा है। इधर लगा हुआ है, वहाँ भी लगा हुआ है, हाँ ये लगा हुआ है। और बाबा साहब का एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट जो रात को चमकता था वहाँ लगा रखा था हमने, काफी बड़ा। ये दिखा सकते हैं कि वो चौबूतरा जो है, अच्छा, वो इन लोगों ने हटा दिया। और क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं मान्यवर, और 26 जनवरी को हम लोगों ने यहाँ जहाँ जय श्री राम रखा था उसके ऊपर तिरंगा झंडा लगाया। RSS ने स्वीकार नहीं किया। उनके लिए तो भगवा झंडा नहीं है। उन्होंने तो 52 साल तक अपने नागपुर हेडक्वार्टर पर भी झंडा नहीं लगाया। ये लोग जो है ना संविधान विरोधी हैं, ये लोकतंत्र के विरोधी हैं, ये संघर्ष को विचारधारा का, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, एक मनोवादी विचारधारा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये दो विचारों की लड़ाई है और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। और ये देखिए, ये है वो सविता रॉय, देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। हमारी बॉम्बे लेवल सेक्शन की मुलजिम है, पुलिस ने इनको अरेस्ट नहीं तो किया। आखिर इस समय वो देख सेक्शन जी, पुलिस ने इनको अरेस्ट नहीं किया। पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर है कि नोट अरेस्ट की चार्जशीट कोर्ट में दी और माननीय कोर्ट की भी क्या मजबूरियां रही होंगी। जहाँ SC ST एक्ट लग जाता है वहाँ गिरफ्तारी मस्ट है। उन्होंने बगैर गिरफ्तारी की चार्जशीट किस कारण ली है तो माननीय कोर्ट जाने। लेकिन अगर कोर्ट उसी दिन कहती पुलिस स्टाफ को कि भाई मुलजिम कहाँ है, वेयर इज एक्यूज्ड, आप एक्यूज्ड को लेकर आइए तो हम चालान दाखिल करेंगे। ये माननीय कोर्ट का क्या घालमेल है इसके बारे में कहना कुछ नहीं है। बाकी इसे जेल में होना चाहिए सविता रॉय को, ये आराम से बाहर घूमेगी। और डॉक्टर रितु, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो सफर कर दिया, वो दोनों पीड़ित है। ये अच्छा, देश का बड़ा दुर्भाग्य है। रितु सिंह के जब से यहाँ से धरने से उठाया गया है तो यहाँ रितु सिंह बराबर आती है। उठाया नहीं गया मान्यवर है। हाँ। पुलिस द्वारा हमारे धरने पर डकैती डाली गई है। यहाँ से वहाँ तक पूरा टेंट लगा हुआ था, हमारा करोड़ों रुपए का यह सामान था, खाने पीने की चीजें रखी थी। हाँ, उनका डॉक्यूमेंट भी था। हमारे जितने लोग यहाँ धरने पे थे उनके सबके डॉक्यूमेंट थे। धरने पर पुलिस ने डकैती की है। 5 आदमी हमारे सो रहे थे यहाँ, तो सुबह 6:30 या करीब 9 तारीख को पुलिस ने घोड़ा फोर्स लगा करके हमारा धरने को यहाँ से तहस नहस कर दिया, लूटपाट। और 5 आदमी जो हमारे यहाँ सो रहे थे, नींद में थे, उनको जो है ना नींद में उठा के गाड़ियों में भर के और जंगल के रास्ते से ले गए। रास्ते में उनको गोली मारने की धमकी मिली मान्यवर। और जो ना फटाफट में कहा जंगलों से घुमा के बुराड़ी थाने के बैक डोर से अंधेरे कमरे में उनको रात भर बंद रखा। जो 342 IPC का अपराध है। डकैती डाली गई 395 IPC का अपराध है। उनके साथ बदतमीजी की, जान से मारने की धमकी दी गई 506 IPC का अपराध है। वो सारे धारा 3 का अपराध है। इसका केस अलग से 150 नंबर कोर्ट में चल रहा है। इस जारी कोर्ट में 56.3 में पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। हमारे सीनियर वकील हैं महमूद राजा, भानु प्रताप जी, हनुमान बेनीवाल जी, बदलिया सर, ये सारे वकील जो ना पूरा जोर लगाए हुए हैं। आपकी जो बातें हैं तो पुरानी बातें हो गई, नई बातें जो क्या है अब रितु सिंह आगे क्या करने वाली हैं, क्या कर रही हैं, उसके बारे में बताएं आप। अब क्या क्या प्लानिंग है वो तो रितु बताएंगी या महमूद राजा जी बताएंगे। जी जी। अब तक का जो घटनाक्रम हुआ है मैं उन सारी बातों को जो जानता हूँ मैं तो उतना ही बता पाऊंगा ना। जी। कोर्ट में भी फाइट कर रहे हैं, जमीन पे भी फाइट कर रहे हैं। और हमारा धरना यहाँ लूट के बाद
इस जगह को गंगा जल से धोया गया। आप देखिए, अच्छा अच्छा, हाँ ये यहाँ पानी भरा, गंगा जल से धोया गया है। दलित बैठने से तो ऐसे ऊपर हो जाता है ना हाँ, सब कुछ, नापाक हो जाता है। हाँ नापाक हो जाता। तो ये गंगा जल से मान्यवर इससे धोया गया है। इस देश के अंदर दलितों के लिए कोई जगह नहीं है जब से ये सरकार आई अच्छा है। एक चीज बताओ यार, ये अब शिक्षा को कहा जा रहा है कि भगवकरण किया जा रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है? आपका कुछ बचा है इस देश में? ये माननीय मोदी जी ने कसम खा रखी है कि आपकी हालात 26 जनवरी 1950 से पहले जो थी, जो उसी हालात में ले जाकर छोड़ना है। ये है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है ना फायदा है। अरे मोदी जी का आपका रब माना है, मोदी जी इतना अच्छा काम करे। अभी देखो क्या कहते हैं, लाल की हलवानी को भारत रत्न दे दिया, को भारत रत्न दिया गया है। अरे अरे मान्यवर, हाँ अच्छा है। ये वही लाल की हलवानी है जब 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, तो ये 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ की रथ यात्रा लेकर चले थे कि रामलला हमारी बनाएंगे और रथ यात्रा। तो इसका मतलब गिफ्ट दिए हैं ये। टूट जाती है तो मेरे माइंड से वो बात निकल जाती है, उसको आप इसको मत काटा करिए। जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। तो ये उसका गिफ्ट दिया गया है। वो जैसे ही उस रथ में बिहार में एंट्री की, कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी को अरेस्ट किया था। इसकी सजा आज तक लालू जी और उसका परिवार भुगत रहा है। ओके, और उस रथ यात्रा का रिजल्ट क्या हुआ? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। ठीक है, तो 6 दिसंबर क्यों चुनी? मान्यवर जाए 6 दिसंबर बाबा साहब को का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, उस दिन को कलंकित करना था ये आरएसएस की प्लान। ये 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की क्यों चुनी? क्योंकि 22 जनवरी 1947 को जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो संविधान का प्रियम्बल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और संविधान सभा ने पास किया था। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय ये संविधान की प्रस्तावना पास हुई थी मान्यवर। इसलिए ये 22 तारीख हुई है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का बाबा साहब की विचारधारा और संविधान वो का 36 का आंकड़ा है। और सुनिए 28 मई को नई संसद का उद्घाटन क्यों किया? 28 मई को क्यों चुनी? आपको पता है ना, आपको पता है, मैं तो बता ही दूंगा। 28 मई को सावरकर की 140वीं जयंती थी मान्यवर। सावरकर पसंद है ही नहीं, इन्हें भगत सिंह पसंद नहीं है, इन्हें डॉक्टर अम्बेडकर पसंद नहीं है, इन्हें सावित्री फूले पसंद नहीं है, ज्योतिबा फूले पसंद नहीं है। ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी असली थे वो पसंद नहीं है, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में नाखून तक नहीं कटवाया वो इनके लिए देशभक्त हैं। मेरा सवाल तो ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि मोदी जी काम नहीं कर रहे। अभी देखो कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने भारत रत्न में नवाजा है। हाँ मान्यवर, इसका कर्पूरी ठाकुर को सारी उम्र आरएसएस गालियाँ देती रही। कर्पूरिया ये आरक्षण कहाँ से लाई? कर्पूरिया की माँ ब्याई का मतलब डिलीवरी हुई। ऐसे ऐसे गंदे नारे लगाते थे ये, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। इसके लिए तो चलो मोदी जी का धन्यवाद से उन्होंने मजबूरी में ही थी, लेकिन कांसी राम जी का वो रथ यात्रा का कर दिया। ठीक है, और अब मेरा क्वेश्चन है, मेरी मांग है भारत सरकार से कि मान्यवर काशीराम जी को भी भारत रत्न दिया जाए। तो मानवर काशीराम जी का क्या योगदान उनको भारत में दिया जाए?
आप काशीराम के लिए मांग रहे हैं, अडवाणी तो देखो रथ लेके चले थे, वो अपने लोगों को देंगे, आपको क्यों देंगे? वो सबके तरह ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन, और सब टैक्स देते हैं गवर्नमेंट का। तो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, जीएसटी तो सभी देते हैं ना। आपने एक कपड़ा पहना है तो जीएसटी दी, कमीज पे दी, जूतों पे दी, क्या आपका टैक्स दी जाता सरकार में? हमारे टैक्स करने शुरू करके इस पाखंड पे होना खर्च किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी आर्टिकल 51A संविधान में है, आर्टिकल 51A ड्यूटियां हैं नागरिक की, नागरिक के कुछ मौलिक अधिकार हैं, तो साथ साथ में नागरिक की ड्यूटीज भी हैं। उस ड्यूटीज में है ये कि हम भारतीय संविधान का सम्मान करेंगे, अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करेंगे, सारी प्रॉपर्टी भी है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उसको नुकसान नहीं होने देंगे, देश की अखंडता को कायम रखेंगे और इस देश को पाखंड से बाहर निकाल कर साइंटिफिक डेवलपमेंट बढ़ाएंगे। तो ये जाऊँ देखा उल्लंघन जब सरकार ही कर रही है, वही अंधविश्वास में झोंक रही है जनता को, तो जनता का क्या कसूर है? अच्छा मानवर जी, आप ये बताएं कि आपको ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं है? मुझे ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं है। अभी 31 तारीख को आपने जंतर मंतर को देखा था, जनसैलाब, मैं भी वही था, बारिश में खड़े थे हम, सारा दिन वहाँ रहे। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे और मैं जब वोट डालने जाऊँगा, अगर वहाँ बैलेट पेपर हुआ तो मैं वोट कास्ट करूँगा, नहीं तो ईवीएम मशीन को तोड़ूंगा। तो आप जेल में जाओगे तोड़ोगे तो? संविधान बचाने के लिए जेल क्या, गर्दन भी कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं बस। अच्छा चलो ठीक है, आप आगे बता रहे हो कि अगर ईवीएम से चुनाव कराते हैं तो आप ईवीएम को फोड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप देखो क्या, अभी एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए, क्या ईवीएम अगर चुनाव हो रहा तो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता? बैलेट पेपर पहले बैलेट पेपर से होता था कि जैसे कोई अधिकारी है कहीं दूसरे जगह है तो बैलेट पेपर से भी तो चुनाव हो रहा है। तो अभी ये 5 राज्यों का जो आया था रिजल्ट 3 दिसंबर को, तो बैलेट पेपर में तो वहाँ हर जगह जो ना ये बीजेपी हार गई, बैलेट पेपर में तो हार गई थी ना। मेरे कहने का मतलब है क्या, मेरा कहने सवाल ले लो, क्या कानूनन ईवीएम ही वैध है और बैलेट पेपर वैध नहीं है? दोनों चुनाव हो रहे हैं। क्वेश्चनों को जाया क्यों करते हो? मैं सब समझ रहा हूँ। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे तो इसका ये भारत की जनता ने कमर कस ली है। अच्छा, और देश की जनता मालिक है, ये सारे नुमाइंदे हैं, ये देश की जनता के नौकर हैं। जब देश की जनता खड़ी होगी, हम भारत के लोग, तो ये नुमाइंदे जनता के सामने इनको होना पड़ेगा। इतनी बार भी आपको नहीं पता, 2 अप्रैल 2018 को झुके, 13 पॉइंट पे झुके, किसान आंदोलन पे झुके कि बहनों भाइयों, किसानों को समझाने में शायद मेरी तपस्या में कमी होगी, तो ईवीएम पर भी झुकना पड़ेगा। आपको आशा है कि झुकेगी? अरे जनता को आशा है, जनता ने ऑर्डर दे दिया है। 4 जो है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेज ने 2018 में शायद बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आजाद भारत में पहली दफा कि हम दबाव में हैं, ये भारत की जनता हम दबाव में हैं, इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, देश की जनता आगे आए और इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, ये सरकार तो जो शिक्षा को इतना ध्यान नहीं दे रही है, तो इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? ऐसा है, ये लॉजिक है, शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, नई शिक्षा नीति के कारण आप पढ़ोगे तो तरफ करोगे, इसलिए आपको 5 किलो राशन पर रखा जाएगा। माने अभी 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे दो ना, और अगले 5 साल ये आपके हाथ में कागज लिए थे, ये हाथ में कागज क्या था, इसके बारे में थोड़ा बताओगे? कागज तो बहुत बड़ी जानकारी आपके लिए। हाँ दिया दो। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को पिछड़ा
हाँ हाँ दीजिए दीजिए, दिखाइए पूरे साफ साफ दिखाइए। इधर इधर दिखाइए। दिखाइए कैमरे भारत सरकार के हाँ आंकड़े हैं। अच्छे ये हाँ, ये ओबीसी का लास्ट कॉलम है, ये सारा OBC वाले 0 हैं। 0 0 0 0। क्यों 0 0 है? क्यों का जवाब तो वो बताएंगे ना, जो सत्ता में बैठे हैं। हाँ एक आंकड़ा ये देख लीजिए, कुल ये पद हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट बताइए? हाँ, मैं पढ़ के बताता हूँ। राष्ट्रपति भवन में टोटल पद हैं 49। हमारे माननीय ब्राह्मण समाज की आबादी के हिसाब से 7 होने चाहिए थे, लेकिन 45 पर काबिज हैं। अच्छा। अगला आंकड़ा है उपराष्ट्रपति सचिवालय, हाँ 7 पद सैंक्शन है। आबादी के हिसाब से उनका 0 होना चाहिए था, लेकिन 7 के 7 पे हमारे माननीय पुजारी ब्राह्मण जी जो ना काबिज है। सब सारे आंकड़े बताऊंगा मैं। हाँ। आगे है मंत्रियों की कैबिनेट, 20 सचिव हैं, 20 में से उनके हिस्से के 3 होने चाहिए थे, जबकि वो 19 पे काबिज है। अगला आ जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय, 35 सैंक्शन पोस्ट हैं। ब्राह्मण समाज की 5 होनी चाहिए थी, लेकिन 33 पे काबिज। आगे आ जाइए कृषि मंत्रालय, 274 पोस्ट सैंक्शन पोस्ट हैं, उनके हिस्से में 41 आनी होनी चाहिए, और वहाँ बैठे हैं 259। अच्छा। आगे रक्षा मंत्रालय में आ जाइए, 1379 है, उनके हिस्से की सीटें हैं 207 आनी चाहिए, लेकिन 1331 पे बैठे हैं। आगे आ जाना, ये समाज कल्याण मंत्रालय और हेल्थ, 200 पोस्ट हैं। 200 पोस्ट में उनके हिस्से में आती हैं 21, और वो बैठे हैं 102 पे, 102 पे काबिज हैं। फिर आगे आ गया वित्त विभाग, 1008 सैंक्शन पोस्ट हैं, होने चाहिए उनके पास 151, 942 पर है। गृह मंत्रालय 409 सैंक्शन पोस्ट हैं, और ये 78 उनको मिलनी चाहिए, लेकिन 377 पर बैठे हैं। ये आ गया श्रम मंत्रालय, 74 सैंक्शन पोस्ट हैं, उनको 11 मिलनी चाहिए, 70 पर बैठे हैं। ये आ गया रसायन एंड पेट्रोलियम मंत्रालय, 121 पोस्ट हैं सैंक्शन, उनको 13 उनके हिस्से में आती हैं, लेकिन 112 पे बैठे हैं। राज्यपाल व उपराज्यपाल 27 हैं टोटल, उनके हिस्से में 4 आने चाहिए, जबकि 25 पे बैठे हैं। आगे आ जाओ, विदेशों में राजदूत 140 हैं, उनके हिस्से में 21 आते हैं, लेकिन 140 के 140 पे एक समाज बैठा है। उसको बार बार नाम लेना ठीक नहीं है, भावना आगे 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 है ये विश्वविद्यालय में कुलपति 108 हैं, उनके हिस्से में है 16 आती है, वहाँ 108 की 108 पर काबिज है। ये प्रधान सचिव 28 हैं, उनके हिस्से में 4 आने चाहिए, लेकिन 28 में से 26 पर बैठे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, टोटल भारत में 330 पोस्ट हैं, विशेष वर्ग को 50 हिस्से में आती है, लेकिन 326 पर काबिज है। सुप्रीम कोर्ट वाली, सुप्रीम कोर्ट हो गया ना वो हाई कोर्ट हुआ। अच्छा, हाँ। सुप्रीम कोर्ट 23 सैंक्शन पोस्ट हैं, उनके हिस्से में 3 आती हैं, लेकिन 23 की 23 में से ये पिछला डाटा है, अब तो 3 आ गए हैं शायद, हमारे शेड्यूल कास्ट के 3 जज आ गए हैं, ये पिछला डाटा है, लेकिन उस समय ये 23 के 23 ही एक वर्ग के थे नाम, फिर वही बात आ जाती, बार बार लेना ठीक नहीं है, भावना तो ठीक है। IAS अधिकारी इंडिया में टोटल कितने हैं? 3600 हैं। उस विशेष वर्ग को हिस्से में कितने आते हैं? 540, लेकिन 2950 का काबिज है। और ये PTI 2700 पोस्ट हैं, उन विशेष वर्ग को 103 सीटें होनी चाहिए, लेकिन 2600 पे काबिज हैं। और बाकी और ये गौर करने लायक, एक मिनट गौर करने लायक, हाँ मैं को छुपा नहीं रहा, आपका देख लिया, ये जो डाटा है आप दिखा रहे हो, ये फर्जी डाटा आप कहाँ से लाए हो? अरे मेरे ऊपर केस कर दो यार, फर्जी डाटा लाए हैं बगैर उसकी, तो ये कार्मिक मंत्रालय का डाटा है। अच्छा, कहाँ का है, कहाँ का है ये? DOPT का है आंकड़ा, ये DOPT। अच्छा, सारे आंकड़े उसके पास होते हैं। और जो है ना, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मैं OBC
हाँ। मैं पिछड़ी जाति का हूँ, हाँ। तो पिछड़ी जाति के ये उनके हिस्से के जो ना सीटें क्यों नहीं भरी 10 साल में? हाँ माननीय मेरा हाँ, क्वेश्चन ये है। एक कर रहे हैं, फोटो खींच लें जरा, दिखाएंगे तो वो आप जो ये बता रहे हो, ये तो पूरा का पूरा क्या कहते हैं, इनका चिट्ठा खोल दिया आपने। ये डकैती कौन डाल रहा है, कौन किसका खाए बैठा है, क्वेश्चन तो यही है। हाँ तो ये घपला जो हो रहा, इसको तो वो 131 क्या करे हमारे 131 गुलाम को क्यों नहीं बोलते? वो तो गुलाम है, वो एग्रेसिव कर देते हो आप। वो तो गुलाम है। तो उनके उनके बारे में क्या कहोगे, उनके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं आंदोलन चलाते? मेरा समाज से आह्वान है, 131 जो इस समय प्रेजेंट में एमपी हैं, इस पे बोले वो किसी भी पार्टी के हैं, इन्होंने सब कुछ लुटवा दिया 10 साल में। इनको एक को भी रिपीट ना करें 24 में। ये पूरा 85% बहुजन समाज से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के इनको वोट ना करें। अच्छा, एक सवाल है और आपसे है कि अभी दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने एक बीजेपी के नेताओं पे ब्लेम किया है कि क्लेम। 7 विधायक को बीजेपी खरीद रही है 25-25 करोड़ के। तो इसमें कितना सच्चाई आपको लग रही है? देखो, बीजेपी का 4 करोड़ का चेहरा तो ऐसा है, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है। गोवा लगा लो, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, महाराष्ट्र में 4 बजे बगैर मीडिया के जो शपथ दिला दी माननीय कोश्यारी जी ने, उनका 4 करोड़ का चेहरा तो है। लेकिन जो सच्चाई कितनी है वो तो केजरीवाल जी बताएगी। लेकिन केजरीवाल जी से भी मेरी शिकायत है। केजरीवाल जी ने वादा किया था, मैं घर घर संविधान, बाबा साहब की जीवनी और भगत सिंह की जीवनी भेजूंगा। तो आप हाँ प्लीज पर ना बोलिए आप। बोलने दो। मैं स्कूल में नौकरी करता था, राजेंद्र पाल गौतम के साथ मैंने भी 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। जैसे ही राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया, मैंने भी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, मेरा कार्यकाल करीब 3 महीने का बचा हुआ था। और उन्होंने मैंने 14 अप्रैल 2016 को माननीय केजरीवाल जी का भाषण सुना। ताल कटोरा स्टेडियम इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम किया था। वो पूरा भाषण यूट्यूब पे आज भी पड़ा है। वो भाषण सुनकर मैंने ऐसा लगा कि शायद केजरीवाल जी ही बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे। तो लेकिन जैसे ही चुनाव जीते, फटाफट हनुमान मंदिर आ गए। जितना पाखंड मोदी जी करते हैं वही पाखंड केजरीवाल जी करने लगे। पहले तो बड़ी बातें करते थे संविधान की, संविधान को सर पे उठा के बाबा साहब की उंगली पकड़ कर राजनीति में आए थे। लेकिन अभी यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में। वो जो नाजापाली पार्क में जो ना सुंदरकांड का पाठ करवा रहे थे, जब वो एक धर्म को बढ़ावा दे रहे तो राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा क्यों लिया? दिस इज माय क्वेश्चन टू द केजरीवाल। तो आपका कहना है कि मोदी जी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है? अब तो बराबर हो गए ना भाई। पाखंड को वो भी बढ़ावा दे रहे थे, पाखंड को भी बढ़ावा दे रहे हैं। दोनों एक है। जबकि धर्म व्यक्ति का विशेष अधिकार है। आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गिरजाघर जाएं या कहीं भी ना जाएं, आप आस्तिक हो सकते हो, नास्तिक हो सकते हो, लेकिन आपके मौलिक अधिकार को नागरिक के उसमें ही रहेंगे। उसे ना कोई हटा सकता, ना कोई बढ़ा सकता। देश को पाखंड की तरफ पहुंचा जा रहा है। वो अगर देवताओं में इतनी ताकत थी, हमारे देवताओं के पास हथियार हैं, तो ये 800 साल मुगलों का गुलाम क्यों रहा? 200-250 साल जो ना अंग्रेजों के गुलाम क्यों रहे? अब ये आज़ादी मिली करोड़ों लोगों की कुर्बानी के बाद, अब इन्होंने आज़ादी इतनी सस्ती बना दी। क्या क्या बताए हम? बहनों भाइयों, मेरे भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। अच्छा चलो, लास्ट में आप एक और बता दें कि ये रितु सिंह जो है 6 तारीख को क्या करने वाली है, उसके बारे में बताएं। हम अपना जो खत्म करना चाहते हैं। आप जो ना मेरे क्वेश्चनों से भागने लगे। नहीं, हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि थोड़ा तो बड़ा हो जाने में बड़ा। हाँ ठीक है। मतलब हो ना, एक तो 18 घंटे काम करते हैं, प्रधानमंत्री तो आप बड़ा हो गया। लोग देखेंगे नहीं ज़्यादा। खुद देखेंगे। हाँ नहीं ठीक है। 18 घंटे काम करके पूरा देश बेच दिया, उसको भी देख। बोलिए 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 आप। 18 घंटे काम हम आधा घंटा चला देश देंगे। बेच दिया। अब बोलिए, देख रहे हैं ना। आपके प्रचार में क्या है, निकालिए जो कुछ निकालना वो निकालिए। अब रितु जी आने वाली है, उसकी जो टीम है हमारी महमूद प्राचा की, बड़ी कॉल दे रखी है 6 तारीख को। वो क्या है प्लानिंग में, उसके बारे में कितने बजे से? 10 बजे का टाइम दे रखा है।
11 बजे तक मोस्ट लोग आ जाएंगे। अब मैं शेड्यूल में क्या क्या है वो मैं ना तो मुझे पता, और पता भी होगा तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। जय भीम, जय भारत। जय भारत, जय संविधान।